नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने भूमि सुधार के सभी आयामों को कवर किया था, ठीक है। और ये लेक्चर इकोनॉमी का 3 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। इसमें कृषि के सभी आयामों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में कृषि का बेसिक समझेंगे, ठीक है, जो भी इसके बेसिक है। इसके बाद आगे के लेक्चर में जैसे एमएसपी, ठीक है, कृषि विपणन, कॉन्ट्रैक्ट विपणन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह आगे देखेंगे और कुछ करंट का मुद्दा को भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक में कृषि क्या है, कृषि की प्रवृत्तियाँ, आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक क्या प्रवृत्ति रही है, मतलब किस प्रकार की कृषि क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, घटनाएं को अध्ययन देखेंगे। इससे हमेशा बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आते रहे हैं प्रवृत्तियों से, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भारतीय कृषि की विशेषताएं, चुनौतियां और समाधान, ठीक है। और इसके भारत में प्रमुख फसल व फसल पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस व्यवस्था को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला नंबर का टॉपिक है वो कृषि क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे। कृषि का शाब्दिक अर्थ किसी भूमि पर खेती करके अनाज, फल, सब्जी, तिलहन आदि का उत्पादन करना है। कृषि एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें खेती, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। यह किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है, ठीक है। बस इसमें जो कृषि क्या है इसके बारे में अगर देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर का टॉपिक है, ठीक है, भारतीय कृषि की प्रवृत्तियाँ, ये आज़ादी से लेकर वर्तमान तक है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार बीपीएससी के मेंस में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि में आज़ादी के बाद से कई बड़े बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कृषि नीतियों, प्रौद्योगिकी, बाजार और सरकारी हस्तक्षेप के कारण हुए हैं। कृषि में इन प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः निम्न चरणों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसे निम्न चरणों में देखेंगे बांट के, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो इस काफ़ी उलझा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको काफ़ी बांट दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो भाग में इसमें बांटते हैं चरण में, वो आज़ादी के बाद शुरुआती, ठीक है। इसमें देख लें। सबसे पहले जब आज़ादी के बाद शुरुआती वर्ष हुआ था, मतलब इस दशक में 1947 से 1960 के लगभग में, ठीक है। तो उस समय खाद्यान्न संकट था, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा था। उस समय की कृषि अनिश्चित और विकसित थी, और फसल के उत्पादन जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भारत को बड़ी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ता था, और आयात अमेरिका से करना पड़ता था, ठीक है। और फिर इसके बाद और भी क्या संकट था, जमीन सुधार कानून, बस यही, अगर भूमि सुधार कानून जो पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं, ठीक है। इस समय भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती जमींदारी पर था, असमान भूमि वितरण थी, ठीक है। 1950 के दशक में भूमि सुधार के लिए कानून लाए गए, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, बटाईदार की भूमि का अधिकार दिया गया। अब मुख्यतः अगर देखा जाए तो काश्तकारी अधिनियम था, ठीक है। और क्या होगा, चकबंदी कानून, ठीक है। फिर क्या था, हदबंदी कानून अधिनियम, ठीक है। और फिर एक जमींदारी उन्मूलन तो था ही, ठीक है। अब सिंचाई और बुनियादी सेवा की स्थिति भी देख लेते हैं। उस समय शुरुआती दौर में सिंचाई और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया। शुरुआती दौर में सिंचाई और ग्रामीण व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। बांधों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है। लेकिन ये मतलब
समझिए कि जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ठीक है, अब दूसरा जो आ जाता है 1960 से लेकर 1980 के दौर में कैसी प्रवृत्तियाँ रही कृषि की, अब इसके बारे में देखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआती चरण। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हरित क्रांति बस इतना ही, इसके बाद जो कृषि मतलब पहले भूमि सुधार देखें। ठीक है, भूमि सुधार, इसके बाद कृषि देख रहे हैं। कृषि के बाद अगला टॉपिक हरित क्रांति ही है, क्योंकि हरित क्रांति से डिटेल क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति को बाद में देखेंगे। ये प्रवृत्तियां देख रहे हैं, इसमें हरित क्रांति का परिचय लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न संकट और अकाल से बचाने के लिए कृषि में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। इस दौर में उच्च उपज वाले बीज HYV हाई यील्ड वैरायटी, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा। ठीक है, और इसका मुख्य क्षेत्र हरित क्रांति का मुख्यतः उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सफल रही। यहाँ गेहूं और धान की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का उत्पादन बढ़ा। सकारात्मक प्रभाव इसके देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बन गया, लगभग 3 गुना वृद्धि हुआ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में भारत को अनाज का आयात बंद करना पड़ा। पहले जो आयात करता था अमेरिका से, अब आयात बंद हो गया, मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव भी इसके देखिए। हरित क्रांति के दौरान पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अत्यधिक उर्वरक कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आई, भूजल के स्तर भी कम होने लगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरे भाग में देखेंगे। उदारीकरण और सुधार के दौर 1990 के बाद में कृषि की प्रवृत्ति क्या रही थी। आर्थिक उदारीकरण 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके तहत कृषि क्षेत्र में भी सुधार किए गए। हालांकि यह सुधार औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पर अधिक केंद्रित था, लेकिन कृषि में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आए। कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा मिला और कृषि से संबंधित उद्योग का विकास हुआ। ठीक है, कृषि का यंत्रीकरण। इस समय में कृषि यंत्रीकरण का और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग बढ़ा, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सिंचाई पंप। किसानों ने खेती के लिए उन्नत उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फसल विविधीकरण मतलब नकदी फसल, खाद्यान्न फसल, जो बेचने वाली फसल, बागवानी फसल, सभी को मतलब लगाना, इसी को फसल विविधीकरण कहेंगे। किसानों ने केवल अनाजों पर निर्भर रहने के बजाय बागवानी, फल, सब्जी, नकदी फसल, कपास, गन्ना की ओर रुख किया। इससे किसानों की आय के स्रोत बढ़े। अब देखिए इसके बाद संविदा कृषि, कृषि बाजार सुधार। संविदा कृषि मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों और कंपनियों के बीच संविदा खेती के नए मॉडल अपनाए गए। इससे कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री और बेहतर मूल्य प्राप्त करना आसान हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे वर्तमान परिदृश्य, मतलब 2000 के बाद में क्या बदलाव हुए। ठीक है, डिजिटल और तकनीकी क्रांति। कृषि में तकनीकी का उपयोग बहुत बढ़ा है। किसानों को अब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऐप्स के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी, मौसम पूर्वानुमान, बीज और खाद की जानकारी आसानी से मिल रही है। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना। वर्तमान सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, PM किसान जैसी योजनाएं शुरू की, जिसके तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। ठीक, फसल और ऋण माफ़ी। फसल बीमा योजनाओं का विस्तार किया गया ताकि प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा किसानों को सस्ती दर पर कर्ज भी उपलब्ध कराया जा सके। कर्ज माफ़ी की व्यवस्था की गई। जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती। सरकार अब प्राकृतिक खेती और सतत कृषि पर जोर दे रही थी। जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब कृषि कानून। 2020 में कृषि कानूनों को लेकर देश भर में चर्चा हुई। ये कानून किसानों को अपनी उपज को बिना बिचौलिए के सीधे बेचने की अनुमति देने के लिए लाए गए थे। हालांकि इन कानूनों को लेकर विवाद हुआ
और इससे व्यापक किसान आंदोलन हुए, जिसके बाद सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया गया। ठीक है, अब हम 5वां देखेंगे, भारतीय कृषि में मौजूदा चुनौतियां और संभावनाएं। ठीक है, कृषि में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, मतलब अभी क्या समस्याएं हैं कृषि के बाद में। ऐसे अगला टॉपिक ही कृषि समस्या से है रिलेटेड, लेकिन अगर इसमें देखेंगे प्रवृत्तियां में भी कुछ चुनौतियां और संभावनाएं को देखा जा सकता है। कृषि में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि को भारी नुकसान हो रहा है। असमय बारिश, सूखा और तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। छोटे और सीमांत किसान, भारतीय किसानों का बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों का है, जिनके पास कम भूमि होती है। इन किसानों के लिए तकनीकी नवाचारों और बाजार तक पहुंच बनाना चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, लगभग कहा जाता है 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के लगभग ही भूमि है। ठीक है, नवाचार और तकनीकी विकास, भविष्य में कृषि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सटीक कृषि को इस तरीके से समझ सकते हैं। सटीक कृषि का मतलब कहता है कि ऑटोमेटिक कृषि, मतलब कि किसी खेत में किसी फसल को कितने पानी की आवश्यकता है, ये खुद से मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ सकते हैं। किस क्षेत्र में मतलब निगरानी भी किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, किस क्षेत्र में ज़्यादा कीटनाशक दिया गया है इसकी जानकारी, कहाँ कीटनाशक कम दिया गया है इसकी जानकारी, सब कुछ हो जाता है। इसे ही सटीक कृषि कहते हैं। जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा, इससे उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और बाजार सुधार, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाजार सुधार और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को व्यापक रूप से लागू करना जरूरी है। साथ ही कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों का विकास भी आवश्यक है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लें। भारतीय कृषि ने स्वतंत्रता के बाद अब तक एक लंबी यात्रा तय की है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन मौजूदा समय में कृषि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, छोटे किसानों की समस्या और बाजार सुधार की ज़रूरत। सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों और नई तकनीकों के उपयोग से भारतीय कृषि के भविष्य में बेहतर संभावनाएं बन सकती है, लेकिन इसके लिए किसानों को समर्थन, शिक्षा और सही संसाधन प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कृषि की प्रवृत्तियाँ। अब हम तीसरा नंबर का टॉपिक आएंगे। ठीक, भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और समाधान। ठीक है, इसे देखेंगे। अब सबसे पहले हम विशेषताएं को देखते हैं। मानसून, भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, मानसून पर निर्भरता पहला। ठीक है, फर्स्ट, भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर करता है। देश का लगभग 60% कृषि क्षेत्र मानसून की वर्षा पर आधारित है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने के कारण मानसून की स्थिति कृषि उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालती है। किसी भी साल मानसून की विलंब या कम बारिश से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे फसल का उत्पादन घट जाता है। दूसरा नंबर, छोटे और सीमांत किसान। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटी भूमि है। 2015-16 के कृषि जनगणना के अनुसार लगभग 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। छोटे भूमि धारकों को उन्नत कृषि तकनीकों और मशीनरी तक पहुंच बनाने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है। ठीक है, नंबर 3, कृषि की विविधता। भारत की जलवायु और भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें की खेती होती है। भारत मुख्यतः 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल। ठीक, रबी फसल में जैसे गेहूं, जौ, सरसों सर्दियों में बोई जाती है, और खरीफ फसल जैसे धान, कपास, गन्ना मानसून के दौरान बोई जाती है। इसके अलावा नकदी फसल कपास, तंबाकू, दलहन, अरहर, मसूर, तिलहन में सरसों, सूरजमुखी,
बागवानी फसल में फल एवं सब्जियां भी उगाई जाती है। प्रमुख रोजगार के स्रोत। चौथा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, जहां लगभग 50% जनसंख्या कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। कृषि न केवल भोजन बल्कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है, जैसे वस्त्र उद्योग, कपास और चीनी उद्योग, गन्ना। ठीक है। परंपरागत कृषि पद्धतियाँ। भारतीय कृषि में आज भी कई जगहों पर पारंपरिक कृषि की पद्धति का उपयोग होता है। ग्रामीण इलाकों में किसान पारंपरिक औजारों और तकनीकों पर निर्भर रहते हैं, जबकि आधुनिक तकनीकों का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। फिर भी कई क्षेत्रों में पारंपरिक पद्धतियों प्रमुख रूप से चलन में है। अब भारतीय कृषि की समस्याएं देखेंगे, विशेषता हो गया, अब समस्याएं देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि को गहरा असर हो रहा है। असमय वर्षा, बाढ़, सूखा, तापमान में वृद्धि जैसी समस्याएं फसल उत्पादन को प्रभावित कर रही है। मानसून की अनिश्चितता और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में गिरावट आई है। इससे किसानों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। सिंचाई सुविधाओं की कमी। भारत के कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है। क्योंकि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, देश का लगभग 48% कृषि क्षेत्र बिना सिंचाई के हैं, जो वर्षा पर पूरी तरीके से निर्भर है। छोटे किसान विशेष रूप से सिंचाई साधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ट्यूबवेल और नहरों भी कुछ खास क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। ठीक है। कमजोर मूल्य निर्धारण और बाजार तक पहुंच। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलियों के कारण किसान उचित मुनाफा नहीं कमा पाते। छोटे किसान के लिए बाजार तक पहुंचना और अपनी फसलों को सही मूल्य प्राप्त करना कठिन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था हर फसल के लिए प्रभावी नहीं है और यह बहुत सीमित फसलों पर ही लागू होती है। कृषि कर्ज और आत्महत्याएं। कृषि क्षेत्र में कर्ज का बढ़ता बोझ एक बड़ी समस्या है। किसान अक्सर साहूकारों की ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं, जिसे चुकाने में असमर्थ रहते हैं। खराब मौसम या फसल नष्ट होने पर कर्ज और बढ़ जाता है, जिसके कारण आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ी है। मिट्टी उर्वरता में गिरावट। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग और फसलों की एक ही प्रकार की खेती से मिट्टी की उर्वरकता घट रही है। इससे फसल की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण ढांचे की कमी। किसानों के लिए सड़कें, बिजली, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। इन सुविधाओं की कमी से किसानों को अपनी उपज को बाजार में समय पर पहुंचाने और अच्छे दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ठीक है। भारतीय कृषि के समाधान। अब जो तीसरा है, जैसे विशेषता हो गया प्लस समस्या को देख लिए, अब इसके समाधान देखेंगे। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने से सरकार को सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना चाहिए, जिसमें नहरें, तालाब और ट्यूबवेल जैसी संरचनाओं को बढ़ावा देना शामिल हो। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों का प्रसार होना चाहिए, ताकि जल की बर्बादी कम हो और अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। दूसरा, तकनीकी सुधार और यंत्रीकरण। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनों तक सस्ती दरों पर पहुंच दिलाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार सब्सिडी और आसान कर्ज की व्यवस्था कर सकती है। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सटीक कृषि, ठीक है, सटीक कृषि मैंने ऊपर बता चुका है। सौर ऊर्जा आधारित पंपों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। ये तकनीकें न केवल उत्पादकता बढ़ाएगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद भी करेगी। फसल विविधीकरण। किसानों को एक ही फसल पर निर्भर न रहते हुए फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। इससे उनकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, जोखिम कम होंगे। बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उर्वरकों, कीटनाशकों, संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
इसके लिए सरकार को कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए। 5वां, कृषि वित्त और बीमा। किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना जरूरी है। साथ ही फसल बीमा योजनाओं को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाना चाहिए ताकि फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को सुरक्षा मिले और उन्हें आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने से बचाया जा सके। ठीक है। 6, डिजिटल मार्केट और सीधी बिक्री। ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को अपनी फसल को सीधे बाजार में बेचने का मौका मिलना चाहिए, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो और उन्हें उचित दाम मिले। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जैविक और सतत खेती। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी और मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहेगी। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। निष्कर्ष, भारतीय कृषि की समस्याएं काफ़ी जटिल हैं, लेकिन सही नीति, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए शिक्षा और समर्थन से इन समस्याओं का समाधान संभव है। सिंचाई, तकनीकी नवाचार और फसल विविधीकरण जैसे कदम भारतीय कृषि को और मजबूत बना सकते हैं, जिससे किसानों की आय उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। जैसे कृषि जो टॉपिक है ये बहुत ही व्यापक टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हर एक जगह इसके अलग अलग आयाम मिल सकते हैं आपको नेट पे या और भी किसी के भी नोट्स में इससे ज़्यादा ही पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी को एक आधार बना के इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, ये आपके अनुसार रहेगा। ठीक है, अब हम जो चौथा टॉपिक प्रमुख फसल एवं फसल पैटर्न को देखेंगे भारत में। ठीक है, कि किस प्रकार के फसल होते हैं और इसका पैटर्न क्या है। भारतीय कृषि की प्रमुख फसल और फसल पैटर्न भारत की जलवायु, भौगोलिक स्थिति और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है: खरीफ, रबी और जायद फसलें। पहला, भारत की प्रमुख फसलें। खरीफ फसलें मानसून के दौरान बोई जाने वाली फसलें। बुआई का समय जून जुलाई, मानसून के समय। कटाई अक्टूबर नवंबर। मुख्य खरीफ फसलें का एग्जाम्पल देख लीजिए। धान, जो ये भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खरीफ फसल है, विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। ये बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो चावल है। ठीक है। मक्का की खेती प्रमुख रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। कपास की खेती गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से होती है। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में होता है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में, पश्चिमी चंपारण में की जाती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य रूप से उगाई जाती है। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान मूंगफली के प्रमुख उत्पादक हैं। बाजरा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उगाई जाती है। अब देखिए रबी फसल के एग्जाम्पल देखते हैं। सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें। बुआई का समय अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय मार्च अप्रैल। अब प्रमुख रबी फसल देखेंगे। गेहूँ, यह सबसे प्रमुख रबी फसल है, खासकर उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। सरसों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। चना मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल है। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। मसूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में उगाई जाती है। मटर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। अब देखते हैं जायद फसलें। गर्मी के मौसम में बोए जाने वाली फसलें। बुआई का समय मार्च मई, 2 फसलों के बीच में जो समय बचता है उसमें जायद फसल आ जाते हैं। कटाई का समय जून जुलाई। मुख्य जायद फसलें तरबूज गर्मियों के दौरान विशेष रूप से उगाई जाती है। खीरा, तरकारी और सब्जियों की खेती जायद के मौसम में होती है। ककड़ी तरबूज की तरह ही गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है। मूंग जायद के दौरान मूंग की दाल की खेती प्रमुख है। अब फसल पैटर्न देखेंगे, क्रॉप पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, फसल पैटर्न का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें का अनुक्रम। भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित फसल पैटर्न प्रचलित है। पहला, फसल विविधीकरण। ठीक है,
एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाने की पद्धति को फसल विविधीकरण कहा जाता है। एक ही क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाने की पद्धति को, ये जो परिभाषा है इसको अच्छे से देख लेंगे। यह किसान की आय बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए चावल के साथ दलहन, तिलहन और सब्जी और बागवानी फसलों की खेती। ठीक है। मिश्रित खेती, इस पद्धति में एक ही खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है। इसका उद्देश्य उत्पादन में विविधता लाना है और जोखिम कम करना है। उदाहरण के गेहूं, चना या सरसों और मटर को एक साथ उगाना। ठीक है। जैसे अगर देखा जाए, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्री में कि मटर के साथ निम्न में से किसे उगाना उचित रहेगा, तो सरसों और मटर को एक ही साथ उगाना चाहिए, गेहूं और चना को एक ही साथ उगाना चाहिए। ये देख लेंगे, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्री के दृष्टिकोण से। सहफसली खेती। ठीक है। सहफसली खेती में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही समय में एक ही खेत में पंक्तियों के बीच में उगाया जाता है। यह जल, उर्वरक और स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए मक्का के साथ मूंग या मूंगफली के साथ बाजरा की खेती। मक्का के साथ मूंग या मूंगफली के साथ बाजरा की खेती बीच में। ठीक है। फसल चक्रीकरण एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग मौसमों में विभिन्न फसलों को उगाया जाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। उदाहरण के लिए रबी में गेहूं और खरीफ में धान उगाना। नकदी फसल वे होते हैं जिन्हें बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। इनका उद्देश्य किसान की आय में वृद्धि करना है। उदाहरण के लिए कपास, गन्ना, तंबाकू, चाय और कॉफ़ी। ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से फसल, अब जैसे ये तो हो गया फसल मतलब किस प्रकार से पैटर्न है। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से फसल पैटर्न देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, सरसों और आलू प्रमुख फसलें हैं। यहाँ गंगा के मैदानी इलाकों में फसल पैटर्न मुख्य रूप से रबी और खरीफ के फसलों के चक्रीय अनुक्रमण पर आधारित है। दक्षिण भारत धान, नारियल, मसाले, काली मिर्च और तिलहन प्रमुख है। यहाँ मानसूनी वर्षा के अनुसार खरीफ फसलों का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। पश्चिमी भारत कपास, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खेती होती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्वी भारत धान प्रमुख फसल है, साथ ही चाय, जूट और मक्का की भी खेती की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में जलवायु की विविधता के कारण यहाँ फसल विविधीकरण अधिक है। उत्तर पूर्वी भारत धान, चाय, बागवानी की फसलें का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ की पहाड़ी भौगोलिक संरचना के कारण बागवानी का विशेष महत्व है। अब इसके निष्कर्ष देख लेंगे फसल पैटर्न और जो भी रहे। भारतीय कृषि में फसल पैटर्न जलवायु, भौगोलिक स्थिति और संसाधनों पर निर्भर करता है। खरीफ, रबी और जायद जैसी फसलें मौसमी पैटर्न का पालन करती है, जबकि कृषि विविधता और फसल चक्रीकरण जैसे पैटर्न किसानों की आय और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है जो ख़त्म हो गया है। लेक्चर 3 मतलब ये जो लेक्चर है इसके जो लास्ट टॉपिक 5वां नंबर पढ़ते हैं। ये भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका हम इतिहास देखेंगे, भारत में किस तरीके से लागू किया गया ये देखेंगे। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL और कमजोर वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर अनाज और आवश्यक वस्तुओं प्रदान करना है। PDS मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, NFSA 2013 के तहत संचालित होता है, जो गरीबों को सब्सिडी पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खासकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए। दूसरा, भूखमरी और कुपोषण को रोकना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना और गरीबों के लिए उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। चौथा, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की स्थिर आपूर्ति बनाए रखना। ठीक है। अब देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास, मतलब इस किस तरीके से अभी तक इसके पुराना इतिहास से लेकर इसे वर्तमान तक हम जोड़ेंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है, ये मतलब ये अवधारणा कहाँ से विकसित हुई, ये सब। आरंभिक चरण 1940 से 1960 में, इसके चरण हम देखेंगे। भारत में PDS का प्रारंभिक स्वरूप 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ।
इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य संकट के समय अनाज की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करना था। स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में सरकार ने पीडीएस को एक अस्थायी तंत्र के रूप में स्थापित किया ताकि खाद्य सामग्री गरीबों तक सस्ती दरों पर पहुंच सके। अब हम इसका दूसरा ये देखेंगे, मतलब कालक्रम 1960 से 1990। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति के साथ पीडीएस का विस्तार किया गया। इसके तहत आधिकारिक क्षेत्रों में सरकार राशन की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप एफपीएस का निर्माण किया गया। ठीक है। 1992 में रेवंड पीडीएस, आरपीडीएस, ये क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र में भी इसे लागू करना, जैसे दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया गया, जिसमें पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में पीडीएस के तहत अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। ठीक है। अब इसके बाद लक्षित पीडीएस, टीपीडीएस का आगमन 1997 में हुआ। 1997 में लक्षित टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको बोलते हैं, ठीक, की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल परिवारों को अलग अलग दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था। टीपीडीएस के तहत बीपीएल परिवारों को खाद्य पदार्थों पर अधिकतम सब्सिडी दी गई, जबकि एपीएल परिवारों को बाजार दर पर करीब की दरों के खाद्य पदार्थ प्रदान किए गए। ठीक है। अब देखते हैं ये भी चौथा नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। एनएफएसए एक्ट 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए लागू हुआ, जिसके तहत पीडीएस के माध्यम से 75% ग्रामीण, 50% शहरी जनसंख्या को, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये बीपीएससी पीटी में सवाल आ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न आ चुके हैं। को सब्सिडी दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें चावल 3 रुपये केजी, गेहूँ 2 रुपये केजी और मोटा अनाज 1 रुपये केजी की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घटक क्या हैं ये देखेंगे। केंद्रीय स्तर पर खाद्य आपूर्ति। ठीक है। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एफसीआई खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करती है। एफसीआई विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है, जिसे बाद में राज्य सरकारें उचित मूल्य पर एफपीएस के माध्यम से, जो दुकानें होती है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। उचित मूल्य दुकानें, एफपीएस ये होता क्या है? उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थी को राशन कार्ड के आधार पर सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, चीनी, किरोसिन वितरित करती है। ये दुकानें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ठीक है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां, लीकेज और भ्रष्टाचार। सबसे पहले पीडीएस के तहत होने वाली खाद्यान्न की लीकेज और राशन की दुकान मालिकों द्वारा कालाबाजारी की समस्या बड़ी चुनौती है। अनाज का एक बड़ा हिस्सा काले बाजार में बेचा जाता है, जिसमें गरीबों तक सही मात्रा में अनाज नहीं पहुंच पाता। लक्ष्य निर्धारण में त्रुटियां। टीपीडीएस के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल परिवारों का निर्धारण करना कठिन है, जिससे सही लाभार्थी तक राशन नहीं पहुंचता। कई गरीब परिवारों का नाम सूची में नहीं होता, जबकि कई अपात्र लोगों का राशन का लाभ उठा रहे हैं। नंबर 3, भंडारण और वितरण में समस्याएं। एफसीआई के गोदामों में खाद्यान्न का उचित भंडारण नहीं हो पाता, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी। इसके अलावा राज्यों तक अनाज की समय पर आपूर्ति में भी दिक्कत आती है। प्रभावी निगरानी की कमी। पीडीएस प्रणाली में निगरानी और जवाबदेही का अभाव है, जिससे स्थानीय स्तर पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। उचित मूल्य दुकानों पर अनाज की मात्रा कम दी जाती है, या दुकानों का समय पर ना खुलना आम बात है। ठीक है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। सबसे पहले डिजिटलीकरण। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण किया गया और इसे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ई-पॉज मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज प्राप्त करने में मदद मिल रही है और अनाज वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो रही है। वन नेशन वन कार्ड योजना, ठीक है, योजना के तहत अब कोई भी लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग किसी भी राज्य में कर सकता है। यह योजना विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों के लिए फायदेमंद है जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं।
ठीक है। आधार लिंकिंग, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है जिससे नकली और डुप्लीकेट राशन कार्ड की समस्या को कम किया जा सके। इससे सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने वाले वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो रही है। पोषण सुरक्षा, पीडीएस के माध्यम से केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से युक्त अनाज और दालें भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि गरीब को पोषण युक्त भोजन मिले और कुपोषण की समस्या को हल किया जा सके। पब्लिक वितरण निगरानी, सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया गया ताकि पीडीएस में भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें जल्द से जल्द समाधान हो सके, शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके अलावा निगरानी समितियों का गठन किया गया, वे स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य दुकानों के कामकाज की निगरानी करती है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष देखेंगे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और वंचित वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां और खामियां हैं, लेकिन हाल के वर्षों में डिजिटल सुधारों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। जो वन नेशन वन कार्ड जैसी योजनाएं गरीब और उनकी ज़रूरतों के अनुसार राशन प्रदान करने में मदद कर रही है और भविष्य में पीडीएस को और मजबूत करने का प्रयास भी जारी रहेंगे। आज का जो टॉपिक है यहीं पर 5वां टॉपिक ये समाप्त होते हैं। ठीक है, थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।